क्या खाना पकाने के लिए पीएनजी एलपीजी की जगह ले सकता है? अब तक एलपीजी को प्राथमिकता क्यों दी गई है? एलएनजी का परिवहन और उपयोग कैसे किया जाता है? पीएनजी के विस्तार को क्या रोक रहा है? क्या घरेलू उत्पादन मांग को पूरा कर सकता है? क्या पीएनजी एलपीजी आयात पर निर्भरता कम करेगा? अब तक की कहानी। भारत में कुल 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के सचिव अंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि अगर सभी उपभोक्ता पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पर शिफ्ट कर जाता है तो अकेले घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन ही 30 करोड़ कनेक्शनों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। एलपीजी तेल शोधन और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण का एक सह उत्पाद है, यानी इसका उत्पादन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के प्रसंस्करण पर निर्भर करता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राकृतिक गैस है जिसे शिपिंग के लिए तरल में बदलने हेतु -160 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है। द्रवीकरण इसके आयतन को 1000 गुना कम कर देता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर जी के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है ताकि इसके आयतन को कम किया जा सके और कुशल वितरण सक्षम हो सके। प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों को मिलाया जाता है, दबाव डाला जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है। फिर स्रोत से उपभोक्ता देशों तक जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है। एलपीजी को सिलेंडरों में भरा जाता है और भौतिक रूप से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। पाइप्ड नेचुरल गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इससे पहले आयातित प्राकृतिक गैस को द्रवीकृत किया जाता है और एलएनजी जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है। मित्सुई ओएस के लाइन्स ने द हिंदू अखबार को बताया, एलएनजी वाहक अल्ट्रा लो तापमान के लिए डिजाइन किए गए विशेष कार्गो टैंक और इंसुलेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बुनियादी काम एक बहुत ठंडे तरल को जहाज पर ले जाना है, जबकि इसे बहुत अधिक गर्म होने से रोकना है। गंतव्य पर एलएनजी को फिर से गैस में बदला जाता है और पाइपों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राकृतिक गैस के लिए हर घर तक पहुंचाने वाला एक व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बनाने की तुलना में ट्रकों और ट्राइसिकल के माध्यम से ले जाने वाले सिलेंडरों के जरिए एलपीजी की लास्ट माइल डिलीवरी आसान है। यही प्रमुख कारण रहा है कि भारत ने घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी को अपनाया। एलपीजी आयात पर भारत की निर्भरता वर्तमान में अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक गैस में पिछले साल भारत का आयात लगभग 27 मिलियन टन एलएनजी था और उत्पादन भी लगभग उतना ही था। दूसरी ओर भारत हाल तक अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का 3/5वां हिस्सा आयात करता था, जिसका 90% होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते आता था, जो अब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अवरुद्ध हो गया है। सामान्य वार्षिक एलपीजी खपत 34 मिलियन टन है, जिसमें से केवल 12 मिलियन टन भारत में उत्पादित होता है। यदि गैस का आयात करना है तो दुनिया भर में एलएनजी के बहुत अधिक स्रोत हैं। एलपीजी में भारत काफी हद तक सऊदी अरब और कतर पर निर्भर था और आपूर्ति को भारत पहुंचने के लिए जलडमरू मध्य से गुजरना पड़ता था। आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ ने कहा, अगले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस के लिए द्रवीकरण संयंत्रों की बड़ी क्षमताएं ऑनलाइन आ रही हैं, इसलिए उपलब्धता बेहतर होनी चाहिए। प्राकृतिक गैस एलपीजी की तुलना में बहुत हल्की होती है, लेकिन 1 किलोग्राम प्राकृतिक गैस 1 किलोग्राम एलपीजी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए ये अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, जो पीएनजी को एलपीजी का एक ड्रॉप इन विकल्प बनाता है। हालांकि औद्योगिक उपयोगों में उपकरणों को एक अलग सेटिंग में ट्यून करने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए एमएसएमई द्वारा वेल्डिंग और कटिंग के लिए एलपीजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जमीनी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जागरूकता और तकनीकी जानकारी की कमी इसे अपनाने में बाधा डाल सकती है। 26 मार्च को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से पता चला कि अगले 2 हफ्तों में भारत 15 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जोड़ सकता है।
अधिकारी ने कहा कि प्रतिकूल शहरी बुनियादी ढांचे के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करना पाइपलाइन विस्तार में प्रमुख बाधा थी। इसे गति देने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना में केंद्र ने इसे अपनाने में तेजी लाने के प्रावधान किए, जिसमें पाइपलाइन विस्तार को मंजूरी देने के लिए विशिष्ट समय सीमा शामिल थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने संसदीय स्थायी समिति को बताया कि वो 2034 तक 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शनों का लक्ष्य रख रही है। समिति ने मंत्रालय से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को विस्तार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए कहा था, जैसे कि अनुमति प्राप्त करना, भूमि, बोली मानदंड और स्थानीय अधिकारियों से एनओसी की आवश्यकताएं। महाराष्ट्र या तमिलनाडु के कोयंबटूर जैसे शहरों में, जहां गेल पाइपलाइन करीब है, सरकार अब स्थानीय वितरण के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है। दिसंबर तक भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 25,000 किलोमीटर तक फैल गया है और 10,500 किलोमीटर निर्माणाधीन है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि पीएनजी की कीमतें एलपीजी के साथ प्रतिस्पर्धी बनी रहें। रीस्टेड एनर्जी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष सेजवाल ने कहा, हाल ही में एक सरकारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार घर में एक साथ एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नहीं रख सकते। परिणाम स्वरूप लगभग 60 लाख घरों को 3 महीने के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इससे जल्द ही कुल घरेलू पीएनजी कनेक्शन 2 करोड़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2034 से 35 तक 12 करोड़ कनेक्शन के लिए 24% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। गेल का पाइपलाइन नेटवर्क वर्तमान में पश्चिमी और उत्तरी भारत में केंद्रित है, जिसमें केरल और बेंगलुरु में भी कुछ कवरेज है। निर्माणाधीन 10,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइनें मध्य और पूर्वी भारत के कुछ टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों को कवर करती हैं। साथ ही तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को बेंगलुरु से जोड़ती हैं और एक हिस्सा पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर जाता है। हालांकि मध्य, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत के बड़े क्षेत्र अभी भी कवर नहीं हुए हैं। इसके अलावा गैस पाइपलाइन नेटवर्क का अलाइनमेंट घरों के बजाय औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक केंद्रित है। सरकार ने आक्रामक रूप से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) लाइसेंस दिए हैं, जो घरों, लघु उद्योगों, होटलों और रेस्तरां को कवर करने वाले 300 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करेंगे। फिलहाल उनमें से लगभग 90 क्षेत्र अभी भी मुख्य ट्रंक पाइपलाइन से नहीं जुड़े हैं। तात्कालिक रूप से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बड़ी चुनौती बनी हुई है। भले ही अगले 10 वर्षों में 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन का अनुमान पूरा हो जाए, फिर भी एलपीजी कनेक्शन 20 करोड़ से अधिक होंगे, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात करने की आवश्यकता बनी रहेगी। आईसीआरए के श्री वशिष्ठ ने कहा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग का 30% से थोड़ा कम हिस्सा उर्वरक बनाने में जाता है, जबकि बिजली संयंत्रों की हिस्सेदारी 13% और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की लगभग 20% है। लगभग 35% हिस्सा रिफाइनरी और उद्योगों जैसे क्षेत्रों में जाता है। खाना पकाने की गैस की मांग को पूरा करने के लिए बिजली इन क्षेत्रों से गैस के एक बड़े डायवर्जन की आवश्यकता हो सकती है। श्री वशिष्ठ ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ता नेफ्था और फर्नेस ऑयल पर स्विच कर सकते हैं। पीएनजीआरबी के सचिव श्री मिश्रा ने कहा था कि अभी लगभग 1.2 करोड़ पीएनजी कनेक्शन प्रतिदिन 30 लाख मीट्रिक घन मीटर गैस की खपत करते हैं। 13 करोड़ कनेक्शनों की आपूर्ति करने के लिए भारत को घरेलू उत्पादन में कम से कम 1/3 की वृद्धि करनी होगी। उद्योग पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजी) के क्षेत्रों से घरेलू उत्पादन में वृद्धि संभव है। रीस्टेड एनर्जी 25% की वृद्धि का अनुमान लगा रही है। उदाहरण के लिए, ओएनजीसी ने 2024 में केजी बेसिन के केजीडीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक में उत्पादन शुरू किया। इस क्षेत्र का सबसे अधिक उत्पादन 10 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्रतिदिन से अधिक होने की उम्मीद है, जिसका ये अर्थ भारत में आज के कुल गैस उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी होना हुआ। साइट अधिकारियों को उम्मीद है कि 98/2 ब्लॉक अधिक कुओं के माध्यम से ओएनजीसी के गैस उत्पादन में 15% की वृद्धि करेगा। यदि प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाई जाती है, तो एलएनजी के माध्यम से आयात बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। भारत में दोनों तटों को कवर करने वाले लगभग 9 आयात टर्मिनल हैं। आयात का लाभ उठाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क को
वास्तव में बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत का एलएनजी सिस्टम एलपीजी की तुलना में जस्ट इन टाइम तुरंत आपूर्ति वाली व्यवस्था है, जहां यूरोप के विपरीत बहुत कम दीर्घकालिक भंडारण है। आयात में किसी भी तरह की बाधा का गैस की उपलब्धता पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा।